हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग विद बानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर बिहार जीके स्पेशल चल रही है, जिसमें आपने पुरानी वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार किया, उसके लिए थैंक यू। अब मैं उसी के आगे एक नई क्लासेस ला रही हूँ। कल जो हमने क्लास पढ़ी थी वो इधर तक पढ़ ली थी। सासाराम मकबर के शेषा के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, इधर तक मैंने क्लासेस पढ़ी थी। आज हम उसी के आगे क्लासेस पढ़ेंगे और एक अच्छी क्लासेस लेके आएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अपना अच्छे से तैयारी कर सकें। अब क्या है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। क्या अगला पॉइंट क्या है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। तो आपको पेपर में अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ये काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है। इसके अगर अवशेष के बारे में पूछा जाए तो इसके अवशेष वो भागलपुर के पास मिलते हैं। अब क्या है, संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना में है। तो संत शरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा कहाँ है? तो इनका मकबरा पटना में है, जो शायद एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि किसका मकबरा कहाँ है। अब हम बिहार की आकृति, उसके क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में जानेंगे। तो बिहार की आकृति क्या है? बिहार की आकृति आयताकार है और इसका क्षेत्रफल क्या है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसको इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो हम बिहार का पेपर देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें बिहार की आकृति, उसकी कौन कौन से देश प्रदेश से सीमा लगती है, कितने ज़िलों से लगती है, तो इनके बारे में तो हमें पता ही होना चाहिए। क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, पूछे जाएंगे। और अगर आपने मैप पढ़ रखा है, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो एक बार मैप ज़रूर पढ़ना, उसके बाद ये क्लिप पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। अब क्या है, इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी कितनी है? 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। तो आपको याद रखना है, लंबाई है वो 345 किलोमीटर है और जो चौड़ाई है वो 483 किलोमीटर है। अब इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तट से 52.73 मीटर है। तो एक एग्ज़ाम की दृष्टि से यह एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इसको भी पढ़ना है। अब क्या है, बिहार की जो सीमाएं हैं वो कितने जिलों से लगती हैं और कितने प्रदेश से लगती हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। अब क्या है, उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती है। जो बिहार की सीमा है वो नेपाल में 7 जिलों से सीमा बनाती है। अब क्या है, दक्षिण में झारखंड के 9 जिलों से, दक्षिण में झारखंड से टच होती है, तो बिहार की सीमा बनाती है झारखंड को। ठीक है, बिहार और झारखंड दोनों मिलते हैं, जिनमें 9 ज़िले मिलते हैं आके। अब क्या है, पूरब से पश्चिम, अब पूरब में पश्चिम बंगाल के 3 जिलों से बिहार सीमा बनाती है। अब क्या है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से सीमा बनाती है। तो जिसको आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आप एक बार मैप को ज़रूर देखना, उसके बाद ये पढ़ना सीमाओं के बारे में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो मेरे कहने पर एक बार आप मैप ज़रूर खोलना, उसके बाद देखना कितने प्रदेश से सीमा बना रही है, कितने ज़िले से बना रही है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब क्या है, बिहार की जलवायु, तो बिहार की जलवायु होती है वो मानसूनी होती है और औसत वर्षा 111 माफ़ी चाहेंगे, जो बिहार की औसत वर्षा है वो 112 सेंटीमीटर है। तो इसको ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब क्या, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र वैसे तो ये है हेक्टेयर में 56,94,642 हेक्टेयर, लेकिन आप परसेंटेज में मेरे कहने पे याद रखना 60.48%। प्रतिशत में ज़्यादा पूछा जा सकता है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि कितनी है? 17.37। तो इसको याद रखना है कि अगर शुद्ध बोया गया क्षेत्र परसेंटेज में 60.48% है और जो गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि है वो 17.37% है, जिसको एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। हमें पढ़ना है क्योंकि हमें अपना एक भी नंबर नहीं जाने देना किसी भी वजह से कि हम नहीं पढ़ पाए। हम आपको हर एक पॉइंट को क्लियर कराएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, और आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप अच्छे से क्लासेस को पढ़िए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो क्या है, अब गैर कृषि योग्य भूमि कितनी है? तो परसेंटेज में मैंने पहले ही बोला 4.64%, लेकिन अगर हेक्टेयर में पूछा जाए तो 4,36,503 हेक्टेयर है। स्थायी चारागाह कितना है? तो 18,356 हेक्टेयर है
और प्रतिशत में पूछा जाए तो 0.19% है। विविध पेड़ व बगीचा, तो इससे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। तो हेक्टेयर में कितना है, 2,30,286 हेक्टेयर, और वही परसेंटेज में 2.45%। अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में अक्सर बाढ़ की प्रॉब्लम रहती है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र क्या होता है, 64.41 लाख हेक्टेयर, जो 64.41 लाख हेक्टेयर हेक्टेयर है, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जिसे हमें आपको याद रखना, क्योंकि पेपर में ये इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से। अब क्या हम पढ़ेंगे, बिहार की संरचना व उनका विस्तार। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बन सकता है। क्या, धारवाड़ चट्टान, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका, तो इसको याद रखना। अब क्या, विंध्य समूह की चट्टानें, कैमूर और रोहतास, ये आप इम्पोर्टेंट बन सकती है, तो इसको याद रखना। टर्शियरी चट्टानें, पश्चिमी चंपारण, क्वाटरनरी काल की चट्टानें, गंगा के मैदानी भागों में, ये भी इम्पोर्टेंट बन सकता है, तो इसको याद रखना है। अब जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्र है वो कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, और बिहार के जो कुल वन क्षेत्र है वो कितनी है, 7288 वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है। अब वन का क्षेत्रफल प्रतिशत कितना है, क्षेत्रफल का प्रतिशत पूछा जाए तो 7.74% है। अति सघन वन क्षेत्र कितना है, 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, 3208.47 वर्ग किलोमीटर। राज्य में गैर संरक्षित वन क्षेत्र कितना है, तो 76.3 वर्ग किलोमीटर। मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एक से लग रहे हैं और अब ये तो हम लोग समझ लेंगे, लेकिन क्या होता है जब पेपर देने जाते हैं तो वैसे भी दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है। तो एक बार आप इन्हें लिख के ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएंगे। आप क्या करना, एक पेन लेना, एक कॉपी लेना, और जो पढ़ना उसके बाद लिख के देखना कि मैं सही लिख रहा हूँ। अगर एक दो बार आप लिखोगे ना तो आपको याद बने रहेगी, ये दिमाग में एक बार फीड हो जाएंगे, फिर इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे। तो मेरे कहने पर आप एक बार इन्हें लिख के ज़रूर देखना, जिससे हमें एकदम करेक्ट याद रहे। क्योंकि क्या होगा, एग्जाम में इतना ही बिल्कुल सेम ऑप्शन रखेगा और हमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपको मैं यही बोलूँगी, लिख के ज़रूर देखना, एक दो बार रिवीजन करना, और मैं तो यही कहूँगी तो आप 2-3 दिन में पन्ने पलट लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब क्या है, बिहार का राष्ट्रीय पार्क एक है वाल्मीकि नगर में। तो बिहार में जो राष्ट्रीय पार्क है वो एक है वाल्मीकि नगर में। वन्यजीव अभ्यारण्य 11, जिसने भी CTET पास किया होगा उसे अजीब अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय पार्क के बारे में पहले से ही पढ़ा रखा है, क्योंकि CTET में ये सब पहले ही से ही आता है, तो इन्हें याद ज़्यादातर सभी को होगा। अब बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, तो आपको याद रखना बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, 2 हैं, कैमूर और पश्चिमी चंपारण। अब क्या, बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, शिवहर और शेखपुरा। ये भी आपको याद रखना, क्योंकि क्या होता है न्यूनतम और सर्वाधिक में ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इन दोनों को मैं तो यही बोलूँगी, अब पढ़ लेना, आ जाएगा। अब क्या, बिहार में जो प्रमुख अभ्यारण्य हैं उनसे संबंधित ज़िले भी याद रखने, क्योंकि बाई चांस जो हो जाए अभ्यारण्य पूछते हैं और साथ में उसका ज़िला भी पूछते हैं, या ज़िले में पूछते हैं इस ज़िले में कौन सा अभ्यारण्य है, तो हमको याद रखना है, क्योंकि हमें अपना एक भी नंबर खोना नहीं है। अब क्या है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पश्चिम चंपारण, मैंने अभी हाल आपको पढ़ाया है। वाल्मीकि आश्रय पश्चिम चंपारण। अब क्या है, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है और भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर में है, तो इनको आपको याद रखना है। अब जिसने भी CTET किया है उसे ये ज़रूर पर, मेरे ख्याल से जो अदर स्टेट के हैं सभी ने CTET किया है, तो क्या है, अब क्या है, CTET किया होगा तो आपको पता होगा अभ्यारण्य के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है CTET का। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य का है भागलपुर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट CTET के हिसाब से भी है, तो इसमें भी इम्पोर्टेंट बन सकता है। फिर कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, तो ये भी पेपर में बन सकता है कि बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो रोहतास है, जिसे आपको याद रखना है। अब क्या, पंत अभ्यारण्य कहाँ है, नालंदा। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया। अब क्या, एक तो इनके नाम भी ऐसे हैं कि याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, तो मैं तो यही बोलूँगी आप रिवीजन करना, 4-5 दिन में एक बार रिवीजन करते रहना क्लास को, तो आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अब क्या, कांवर पक्षी विहार बेगूसराय,
इसको भी एक इम्पोर्टेंट बन सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो विक्रमशिला और ये कैमूर अभ्यारण्य ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादा पूछे भी गए हैं। क्या है? कुशेश्वर पक्षी विहार क्या है? दरभंगा। तो इसको याद रखना है। फिर गोगा बिल पक्षी विहार कटिहार में है। नागी डैम बाबा नकटी डैम पक्षी विहार क्या है? जमुई में। अब क्या है? सुहिन पक्षी विहार ये क्या है? भोजपुर में। संजय गांधी जैविक उद्यान इम्पोर्टेंट बन सकता है एग्जाम की दृष्टि से, ये कहाँ है? पटना में। अब क्या है? हरियाबाड़ा हिरण पार्क ये क्या है? अररिया में। ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट बताई उन्हें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना, बाकी आपको पढ़ने ऐसे नहीं है मैंने बता दिया तो मैं भी उधर देख के नहीं आई एग्जामिनर क्या रखेगा, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है उन पर ज़्यादा ध्यान रखना, और जो कम इम्पोर्टेंट लग रही है लेकिन उसके बाद भी हमें पढ़ने हैं, क्योंकि हमें अपना क्लियर करना हर एक चीज़। अब क्या है? कुल संचित क्षेत्र, जो बिहार में कुल संचित क्षेत्र हैं कितने हैं? 4,55,244 हेक्टेयर। इसे याद रखना है। अब हेक्टेयर में कौन बहुत कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं बता रही हूँ, तो लिख के जरूर याद करना है। अब क्या संचित क्षेत्र प्रतिशत में कितने हैं? 48.33%। अब क्या है? सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या हैं? जो बिहार में सिंचाई होती है उनके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो नलकूप, नहरें, तालाब, कुआं, जलमग्न गड्ढे। तो ये जो बिहार के प्रमुख सिंचाई के क्षेत्र हैं। अब क्या है? नलकूप द्वारा संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 55.4%। इसको एक अच्छे से याद रखना। सिंचाई के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब क्या है? नहर द्वारा संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 34%। तालाब द्वारा संचित भूमि का प्रतिशत 3.2%। कुआं द्वारा संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 0.5%। अन्य साधनों द्वारा संचित भूमि का प्रतिशत कितना है? 6.5%। वृहद सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता कितनी है? 10,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र। तो इनको सबको याद कर रहे हो। सिंचाई के मैंने आप पहले ही बोला है कि आप अच्छे से पढ़ना। जब आप ये मैं वन लाइनर कंप्लीट कर दूंगी उसके बाद मैं जीके के ऑप्शनल क्वेश्चन भी सॉल्व कराती हूँ, कि जिससे हमें अपनी तैयारी एकदम अच्छी रहे। अब क्या है? लघु सिंचाई परियोजना की सिंचाई क्षमता 2,000 हेक्टेयर से कम होती है। अब क्या है? सर्वाधिक संचित भूमि वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम संचित भूमि वाला जिला जमुई है। नहर सिंचाई के लिए अग्रणी जिला रोहतास और पश्चिम चंपारण है। नहर द्वारा न्यूनतम सिंचाई वाले जिले मुजफ्फरपुर और वैशाली। अब हमारा अगला टॉपिक है बिहार की प्रमुख सिंचाई परियोजना व नहरें। तो क्या है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना 1874। प्रमुख नहरें कितनी है? बिहार में जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन कौन सी हैं? पूर्वी सोन नहर जो औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद इन सभी जगह पे बहती है। अब क्या है? पश्चिम सोनहार नहर आरा, बक्सर और रोहतास में है। अब क्या है? गंडक परियोजना त्रिवेणी 1904 में। ये मुख्य बांध का है? वाल्मीकि नगर बांध। प्रमुख नहरें कौन सी हैं? मुख्य नहरें सब माफी चाहते हैं। पश्चिम नहर, गोपालगंज, सागर और सिवान। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बड़ी मेहनत से ये आपके लिए PDF बनाई है, जिससे आपको इधर उधर ना भटकना पड़े और डायरेक्ट आप मेरी क्लासेस में पढ़ सकें। अब क्या है? बिहार की नवीनतम सिंचाई परियोजना एवं संबंधित जिले। तो बिहार की जो नवीनतम सिंचाई परियोजना उसके संबंधित जिले कौन सी है? बरनाल जलाशय योजना ये कहाँ है? भागलपुर और जमुई में। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना गया और औरंगाबाद में है। अब क्या है? पुनपुन बैराज योजना औरंगाबाद, गया, पटना और जहानाबाद ये 4 जगह पे है, तो इन्हें याद रखना है। अब कौन सी है? बटेश्वर नाथ पंप नहर योजना भागलपुर में है। जमानिया पंप नहर योजना ये कहाँ पे है? ये कैमूर में है। अपर किऊल जलाशय योजना मुंगेर और लखीसराय में है। तिलैया डासवन योजना गया और नवादा में है। दुर्गावती जलाशय योजना कहाँ है? रोहतास, कैमूर में है। 2 ये और है। बटाने जलाशय योजना कहाँ है? औरंगाबाद में है। बागमती परियोजना कहाँ है? सीतामढ़ी में है। अब हमारी जो अगली हेडिंग है वो बिहार की नदियाँ एवं उनके उद्गम स्थान।
गंगा कहाँ है? गंगोत्री। गंगोत्री इस गंगा का उद्गम स्थान है। घाघर या सरयू का क्या है? मच पांगु या तिब्बत। अब इनके उद्गम स्थान, गंगा को तो सभी ने पढ़ा होगा आप मेरे ख्याल से। अब क्या? गंडक, सप्त गंडकी नेपाल, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी। इनका भी याद रखना है, पूछा जा सकता नदियों के बारे में भी। अब जो बागमती है वो महाभारत श्रेणी नेपाल में है, और जो कमला है वो महाभारत श्रेणी नेपाल में है। कोसी या जो सप्त कौशिक नेपाल में है। महानंदा, दार्जिलिंग, ये कम पूछे जा सकती हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब बिहार से जुड़ी हुई नदियाँ थी तो मैंने उनके बारे में आपको इसलिए बता दिया। बाई चांस पेपर में कुछ भी बन सकते क्वेश्चन, तो हमें अपना क्वेश्चन गलत नहीं होने देना, क्योंकि क्या होगा, जीके से हम लोग अपने शिक्षक अच्छे बन सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, जीके में लोग ज़्यादा मार्क्स खाते हैं और सब्जेक्ट में तो अच्छे आ जाते हैं नंबर, जीके में बहुत जल्दी मार्क्स खाते हैं। तो इसलिए मैं एक जीके की स्पेशल क्लासेस लाई हूँ कि आप अच्छे से पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आई होप आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई फ्रेंड या दोस्त है जो ऐसा है कि बिहार का पेपर भी दे रहा है और उसके पास जीके की स्पेशल चाहिए उसे, क्योंकि जीके सभी को चाहिए, तो आप मेरी वीडियो शेयर कीजिए, उसे बताइए। इधर से तो फ्री पढ़ाया जा रहा है, बस आपको एक सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी बेहतर करना है। मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।